सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है मैं खुद के ही बिजनेस में जो है काम कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन किन किन सेक्टर्स में। हमें पता है देयर आर 3 सेक्टर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शियरी सेक्टर। सीजन में काम होता है, ऑफ सीजन आते ही क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं बहुत सारे। ये गांवों में भी होती है प्रॉब्लम और शहरों में भी होती है। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। सो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नेम देख लीजिए मेरे बच्चे, चैप्टर का नेम है आपका एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है। फटाफट से देख लेते हैं मेरे बच्चे, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे वर्कर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यहाँ पे शायद आपको दिख ना रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको भी समझेंगे, टाइप्स ऑफ वर्कर्स क्या होता है उसको भी समझेंगे। डोंट वरी अगर विजिबल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ वर्कर्स क्या होता है, लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, कुछ फॉर्मूलेज है वो करेंगे। वाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क फोर्स इन रूरल एरियाज मोर देन इन अर्बन एरियाज। तो इस तरीके के ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं जब करवाऊंगी आपको बता दूंगी किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का टॉपिक करेंगे। यहाँ पे शायद दिखना होगा जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक करने वाले। कैजुअलाइजेशन क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, मेक इन इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है। ये सारे टॉपिक्स हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे वर्कर का मतलब क्या होता है। हु आर द वर्कर्स, वर्कर्स कौन होते हैं। वर्कर्स वो है जो कोई ना कोई प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने का मतलब है वो अपनी कोई ना कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। हमें पता है ना, जितने ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा देश में जीडीपी होगी। सो वर्कर्स कौन होते हैं, जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यानी जीडीपी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, वर्कर्स कहते हैं। तो एक बार देख लीजिए वर्कर्स कौन होते हैं। सो वर्कर्स इज एन इंडिविजुअल, एक ऐसा इंसान who are engaged in some production activity, जो कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व है, एंगेज है, कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दी प्रोसेस ऑफ जीडीपी, और हमारे देश की जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज। रेंडरिंग हिज सर्विसेज का मतलब कोई ना कोई सर्विसेज दे रहा है वो इंसान, ठीक है जी। चल जी, आगे क्या मेरे बच्चे, एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, यानी वो आर विलिंग टू वर्क, यानी काम करना चाहते हैं। दूसरा, एबल टू डू वर्क, यानी उनको काम आता भी है। और तीसरा, एंड आर गेटिंग वर्क, उनके पास काम है बेसिक, उनको कहते हैं हम एम्प्लॉयड पीपल या फिर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जिनके पास हाथ में नौकरी है, जो काम कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो काम करना चाहते भी हैं, एबल टू डू वर्क यानी उनको काम आता भी है, एंड लास्ट क्या है, आर गेटिंग वर्क, जो जिनके पास काम है भी सी, जो नौकरी कर भी रहे, काम कर भी रहे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन व्हेन द पीपल आर विलिंग टू वर्क, यानी वो काम करना चाहते हैं, एबल टू वर्क यानी उनको काम आता भी है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट मतलब उस वेज रेट पे वो काम करना चाहते हैं, एंड आर गेटिंग वर्क और वो काम कर भी रहे हैं, उनके पास काम है भी से, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी का मतलब है ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू डू वर्क, काम करना चाहते हैं, काम आता भी है, बट प्रॉब्लम ये है उनको काम मिल नहीं रहा। बेचारे बेरोजगार बैठे, काम मिल नहीं रहा और किसी भी वेज रेट पे करने के लिए तैयार है, दे आर रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब किसी भी वेज रेट पे, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस वेज रेट पे करने के लिए तैयार भी है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन द पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, यानी वो काम करना चाहते हैं, एबल टू डू वर्क यानी उनको काम आता भी है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा। जो कि कोरोना में हुआ था, लोग काम करना चाहते थे, उनको काम आता भी था, प्रॉब्लम क्या थी, उनको काम मिल नहीं रही, नौकरियां मिल नहीं रही थी। चलिए जी, अब फटाफट से हम आगे चलते हैं मेरे बच्चे। जो अगला टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ वर्कर्स। क्या है मेरे बच्चे, टाइप्स ऑफ वर्कर्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और एक होते हैं मेरे बच्चे हायर्ड वर्कर्स। क्या होते हैं मेरे बच्चे, हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स को भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है, कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं और रेगुलर वर्कर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मेरे बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। कौन से वर्कर्स है मेरे बच्चे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे वर्कर्स जो खुद के
खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी वो खुद के ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, यानी वो खुद का ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से मैं टीचर हूँ तो मेरी खुद की एकेडमी है, मैं खुद के ही एकेडमी में काम कर रही हूँ। मैं मान लो डॉक्टर हूँ तो मेरा खुद का ही क्लिनिक है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब मैं खुद के ही बिजनेस में जो है काम कर रही हूँ, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। मैं किसी के अंडर जाके काम नहीं कर रही, मेरा खुद का बिजनेस, मैं खुद के बिजनेस में काम कर रही हूँ, उसको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सो पर्सन हु इज वर्किंग इन हिज ऑन बिजनेस, वो खुद के बिजनेस या फिर प्रोफेशन में काम करे। प्रोफेशन जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर वगैरह हो गए, लॉयर का खुद का ही फॉर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए उसका खुद की फॉर्म है, ठीक है, वो खुद के बिजनेस में खुद की प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। और क्या कमाते हैं? खुद का बिजनेस है, खुद का प्रोफेशन है, तो ऑब्वियसली क्या कमाएंगे? प्रॉफिट वगैरह कमाएंगे। जैसे एक फार्मर है, वो खुद के ही खेत में काम कर रहा है, या कोई एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर का मतलब कोई एक बिजनेसमैन है जो खुद की ही फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे हायर्ड वर्कर्स। क्या होता है? हायर्ड वर्कर्स है जिनको हायर किया जाता है, यानी वो किसी के अंडर काम कर रहे, किसी और को सर्विसेज दे रहे, किसी और के लिए काम कर रहे। जैसे कि लेट्स से अगर मैं एग्जांपल अपना ही ले लेती हूँ, जैसे मुझे हायर किया गया है बाय द पीडब्ल्यू, राइट, तो मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ, राइट, मैं आप लोगों को जरूर पढ़ा रही हूँ, बट द अलग सर ने मुझे हायर किया है ना, समझ रहे हो? तो मैं किसी और के अंडर काम कर रही हूँ, मैं किसी और को सर्विसेज दे रही हूँ, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगी? ऑब्वियसली सैलरी मिलेगी, राइट। तो ये होता है हायर्ड वर्कर्स। सो हायर्ड वर्कर्स क्या होते हैं? आर दोज हु वर्क फॉर अदर, जो किसी और के लिए काम करते हैं, एंड प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू अदर, जो किसी और को सर्विसेज वगैरह देते हैं, एंड इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? वेजेस मिलती है या फिर सैलरी मिलती है एज अ रिवॉर्ड, मतलब इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? वेजेस या फिर सैलरी। वेजेस जो थोड़े कह सकते हैं बहुत कम क्वालिफाइड लोग होते हैं ना, अनक्वालिफाइड लोग बोल दो, जिनमें ज्यादा स्किल्स नहीं होते, मिस्त्री मजदूर वगैरह हो गए, वो क्या होता है? उनको वेजेस वगैरह दिए जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, उनको क्या मिलती है? सैलरीज वगैरह मिलती है। जैसे एक टीचर है वर्किंग इन अ स्कूल, मैं स्कूल में काम कर रही हूँ, तो स्कूल ने मुझे हायर किया, राइट, मैं स्कूल को सर्विसेज वगैरह दे रही हूँ। एम आई क्लियर? तो ये क्या है मेरे बच्चे? हायर्ड वर्कर्स। चल जी, अब हायर्ड वर्कर्स को भी हमें पता आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स में। सबसे पहले देख लीजिए मेरे बच्चे, कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? कैजुअल वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, आज काम है कल को काम नहीं है, जैसे कि मिस्त्री मजदूर लोग हो गए, है ना, दिहाड़ियों पे काम करते हैं। सो दे आर डेली वेजर्स, उनको डेली बेसिस पे दिहाड़ियां वगैरह मिलती है, राइट। कोई रेगुलर इनकम नहीं है, आज काम है तो पैसा है, आज कल को काम नहीं है तो कोई पैसा नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉय ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे इनको हायर नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मेरा घर है, मुझे घर बनाना है, मैंने किसी मिस्त्री को बुलाया, तो भाई वो घर बन गया, मिस्त्री मजदूरों को बुलाया, वो घर गुर बन गया, तो क्या मैं पूरी जिंदगी उसको सिर पे को ना बिठा के रखूंगी मिस्त्री मजदूर को? मेरा घर गुर बन गया, जो जिस काम के लिए हुआ है तो काम हो गया, चलो टाटा बाय बाय, सीधी सी बात है। तो उनको हायर नहीं किया जाता रेगुलर बेसिस पे, यानी परमानेंट बेसिस पे उनको हायर नहीं किया जाता है। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जब तक काम है उनको हायर किया जाता है, वो काम खत्म उनको निकाल दिया जाता है। सिंपल सी बात है। दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे कि पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड, पीएफ वगैरह, ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह, ये सारी चीजें उनको नहीं दी जाती है। सिंपल सी बात है। नो पेड लीव, उनको कोई पेड लीव नहीं दी जाती। पेड लीव जैसे कि जैसे आप मेरा ही देख लो, अगर हम कोई भी इंसान का देख लो, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जाता है? महीने में 2 छुट्टी अलाउड होती है उनको, और उसकी तनख्वाह भी उनको मिलती है। मतलब 2 छुट्टी की उनकी तनख्वाह नहीं करती है, अगर 2 से ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो जनरली उनकी तनख्वाहें कट जाती है, सैलरी वगैरह डिडक्ट हो जाती है। लेकिन इनके लिए ऐसे नहीं होते, ये डेली वेजेस है, आज काम है, डेली बेसिस पे उनको दिहाड़ियां मिलती है। अगर मैंने आज छुट्टी मारी तो मुझे कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी आज की, तो कोई भी पेड लीव नहीं मिलेगी। पेड लीव का मतलब है ऐसा नहीं कि मैं छुट्टी मान लूं और इसके मुझे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती। ये कौन से होते हैं? कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, आज काम है कल को काम नहीं है, ठीक है, वो वाली है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रेगुलर वर्कर्स, वो होते हैं जो एक तरह से उनके पास परमानेंट टाइप ऑफ जॉब रहती है, राइट। जैसे कि क्या है? दीज आर द परमानेंट पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयर्स मतलब बॉस, है ना। तो एक तरह से इनके पास क्या है? परमानेंट टाइप ऑफ जॉब होती है। जनरली क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह दी जाती है, पेंशन, पीएफ वगैरह, ग्रेच्युटी, ये सारी चीजें उनको बेनिफिट दी जाती है। पेड लीव्स की फैसिलिटीज भी होती है कि 2 छुट्टी मारने पर भी इनकी तनख्वाह नहीं कटेगी, तो पेड लीव की फैसिलिटीज दी जाती है। हाँ, 2 से ज्यादा मारेंगे तो ऑब्वियसली कटती है, आपको पता है। चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका लेबर सप्लाई क्या होता है और लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर सप्लाई का मतलब है कि एक लेबर की कब सप्लाई होगी, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, 2 चीजों पे डिपेंड होती है। पहला है उसके वेज रेट पे, और दूसरा है मैन डेज ऑफ वर्क। मैन डेज ऑफ वर्क का मतलब होता है उसके वर्किंग आवर्स पर, देखो भाई,
एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो मुझे अपना घर रेनोवेट कराना था या मुझे एक घर बनवाना था अपना, मुझे एक लेबर चाहिए, मतलब मिस्त्री मजदूर लोग चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने उस मिस्त्री को बोला कि भाई मैं तेरे को 800 रुपये एक दिन की दिहाड़ी दूंगी, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, वो मिस्त्री मेरे घर पे काम करने आएगा तो किस किस चीज को देखेगा वो? मेरे यहाँ काम करने के लिए वो दो चीजों पे ध्यान देगा। पहला, मुझे कितनी दिहाड़ी दे रहे हो तुम, तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को 800 रुपए दिन की दिहाड़ी दूंगी, पहली चीज। दूसरा कि तुम मेरे से कितने घंटे काम कराओगे, मैंने उसे बोला कि मैं तेरे को 800 रुपए एक दिन की दिहाड़ी दूंगी और इसके लिए मैं तेरे से 8 घंटे काम कराऊंगी। तो वो कहता ठीक है, टाइम भी ठीक है और दिहाड़ी भी मुझे सही लग रही है, 800 रुपए एक दिन की, ठीक है जी। तो वो मेरे घर पे काम करने आ जाएगा। यानी लेबर की सप्लाई कब होगी, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। पहला, उसको आप कितनी दिहाड़ी दे रहे हो, वेज दे रहे हो, और दूसरा मैन डेज ऑफ वर्क, यानी वो बंदा आपके लिए कितने घंटे काम कर रहा है। इसको हम वर्किंग आवर्स भी बोल देते हैं, लेकिन आपको पेपर में मैन डेज ऑफ वर्क ही लिखना है। इसका मतलब आसान भाषा में होता है वर्किंग आवर्स, कि वो आपको कितने घंटे सर्विसेज देगा, मतलब एक दिन में वो कितने घंटे आपके लिए काम करेगा। अगर एक एग्जांपल दूं मैं यहीं पे, मैंने उसको बोला कि देख भाई मैं तेरे को 800 रुपए तो दे दूंगी, लेकिन तुझे मेरे लिए 18 घंटे काम करने, तो क्या वो काम करेगा? नहीं, वो कहेगा भाई 800 रुपए वो भी 18 घंटे है, ना जी ना मैडम जी, कोई और देख लो भाई, हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक लेबर आपके यहाँ जो भी काम करने आ रहा है तो वो दो चीजें देखेगा। पहला, उसको आप कितनी दिहाड़ी दे रहे हो, वेज दे रहे हो, दूसरा कितने घंटों से काम लोगे, ठीक है। एम आई क्लियर, समझ आए? तो ये है लेबर सप्लाई। अब दूसरा है मेरे बच्चे जो नेक्स्ट है आपका लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। ध्यान समझिए, लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब है ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, यानी जो एम्प्लॉयड है, प्लस ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे, यानी दे आर नॉट गेटिंग वर्क बट काम करना चाहते हैं, यानी अनएम्प्लॉयड लोग, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। ध्यान समझिए, लेबर सप्लाई का मतलब है एक लेबर की कब सप्लाई होगी, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। उसको कितनी दिहाड़ी दे रहे हो, दूसरा मैन डेज ऑफ वर्क पे, यानी कितने घंटे उसे काम लोगे आप। नेक्स्ट है मेरे बच्चे लेबर फोर्स का मतलब है, लेबर फोर्स का मतलब इसके अंदर दोनों आते हैं, एम्प्लॉयड लोग भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड लोग भी आते हैं। यानी ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं यानी एम्प्लॉयड है, प्लस ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे, काम करना चाहते हैं, विलिंग टू डू वर्क, यानी अनएम्प्लॉयड लोग, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। वो होते हैं मेरे बच्चे लेबर फोर्स। सो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन, यानी ऐसे लोग जो एक्चुअली वर्किंग है यानी एम्प्लॉयड, और विलिंग टू वर्क यानी काम करना चाहते हैं, यानी अनएम्प्लॉयड लोग। एक्चुअली वर्किंग मतलब जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, और विलिंग टू वर्क मतलब काम है नहीं, करना चाहते हैं, यानी अनएम्प्लॉयड लोग, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। और ये वेज रेट पे डिपेंड नहीं करता आपका। चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे वर्क फोर्स। क्या होता है? वर्क फोर्स का मतलब होता है जो एक्चुअली वर्किंग है। वर्क फोर्स मतलब ऐसे लोग जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, जिनके पास काम है, यानी ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड। लेबर फोर्स में तो दोनों आते हैं, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं। वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, यानी सिर्फ वो लोग आते हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली में एम्प्लॉयड है, वो आते हैं आपके वर्क फोर्स में। सो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, नॉट हु आर विलिंग टू वर्क। इसके अंदर सिर्फ वही लोग आते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं आते जो विलिंग टू वर्क, यानी विलिंग टू वर्क मतलब काम है नहीं पर करना चाहते हैं, यानी अनएम्प्लॉयड लोग यहाँ पे नहीं आते। सो वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग नहीं आते। लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं। चलिए जब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्या होता है वर्क फोर्स का मतलब क्या है? वर्क फोर्स मतलब ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड है, तो उसका फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। टोटल में से, टोटल मतलब लेबर फोर्स में से, लेबर फोर्स मतलब जिसमें एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों होते हैं, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं अनएम्प्लॉयड लोग, यानी ऐसे लोग जिनके पास काम है नहीं, जो विलिंग है सिर्फ काम करने के लिए, जिनके पास काम है नहीं, यानी मैं टोटल में से अगर वो वाले लोग माइनस कर दूं जो अनएम्प्लॉयड है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? एम्प्लॉयड लोग बच जाएंगे, यानी वर्कफोर्स आ जाएगी। तो वही है, सो टोटल में से मैं माइनस कर दूं नंबर ऑफ पर्सन जो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे बट काम करना चाहते हैं, यानी मैं अनएम्प्लॉयड लोग को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्कफोर्स आ जाएगा। दूसरा मुझे निकालना है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड निकालना है, तो कैसे कर सकती हूँ? टोटल में से, टोटल लेबर फोर्स में से, लेबर फोर्स मतलब जिसमें दोनों आते हैं एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, उसमें से मैं माइनस कर दूं एम्प्लॉयड लोगों को, तो मेरे पास अनएम्प्लॉयड आ जाएंगे। एम्प्लॉयड लोग यानी वर्कफोर्स को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? एम्प्लॉयड लोग। तो वही है, तो टोटल में से यानी एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, इसके अंदर दोनों आते हैं, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं उसमें से मैं अगर माइनस कर दूं, मैं एम्प्लॉयड लोगों को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? अनएम्प्लॉयड लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना। रेट का मतलब क्या? किसी चीज को परसेंटेज की फॉर्म में जब आप निकालते हो उसको कहते हैं रेट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है कि हमारे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, वो भी परसेंटेज की फॉर्म में। तो कैसे निकालोगे? द नंबर
नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, कितने लोग बेरोजगार है, डिवाइडेड बाय में टोटल साइज ऑफ लेबर फोर्स, इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। अब रेट है परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन निकालना है। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट मतलब कितने लोग वर्किंग है, कितने लोगों के पास काम है, कितने लोग है ना, कितने लोग एम्प्लॉयड है ना। तो इसी को हम बोल सकते हैं टोटल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब कितने लोग वर्किंग है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, डिवाइडेड बाय में टोटल पॉपुलेशन। रेट निकालना है, रेट का मतलब किसी चीज को परसेंटेज की फॉर्म में करना है तो इनटू में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को याद करना है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसी चीजें। और सीईटी के हिसाब से भी छोटी मोटी चीजें आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे आगे, यहाँ पे उसकी जगह डैश करके दे दिया है ना, बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो ये चीजें फॉर्मूले आप अच्छे से करके जाना, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ठीक है, चल जी अगला टॉपिक है मेरे बच्चे साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया का मतलब क्या है कि हमारे देश में कितने लोग वर्किंग है। वर्कफोर्स मतलब हमारे देश में कितने लोग वर्किंग है, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड है हमारे देश में, उसको बोलते हैं साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो हमारे देश में अगर मैं बात करूं, लगभग 142 करोड़ के आसपास हमारे देश में क्या है, जनसंख्या। हमारे देश में लगभग 142 करोड़ के आसपास जो है हमारे देश में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है। लेकिन एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 47.1 करोड़ पीपल। अगर उसको मिलियंस में बात करूं जो 471 मिलियन, अगर करोड़ में बात करी जाए तो 47.1 करोड़, ऑलमोस्ट 47 करोड़ लोगों के पास ही सिर्फ काम है। देख पा रहे हो 142 करोड़ के आसपास जनसंख्या, लेकिन कितने लोग वर्किंग है, सिर्फ लगभग 47 करोड़ लोग ही हमारे देश में वर्किंग है, एम्प्लॉयड है। यानी हमारे देश में कितनी ज्यादा बेरोजगारी हम देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल वर्कफोर्स, यानी कितने लोग वर्किंग है हमारे देश में, कितने लोग एम्प्लॉयड है। अगर मैं बात करूं तो उसका 77% जो है मेल है और 23% जो है फीमेल है। तो आप देख पा रहे हो यहीं से जेंडर इनइक्वालिटी का केस देख पा रहे हो कि ज्यादातर मेल वर्किंग है और फीमेल बहुत ही कम वर्किंग है हमारे देश में। जो धीरे धीरे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है टोटल वर्कफोर्स, यानी हमारे देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं 75% गांवों से लोग काम कर रहे हैं और 25% जो है शहरों से लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि गांवों से क्यों ज्यादा लोग वर्किंग है और शहरों से क्यों कम लोग वर्किंग है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आगे करवाऊंगी आपको। नेक्स्ट है मेरे बच्चे टोटल फीमेल वर्कफोर्स। टोटल फीमेल वर्कफोर्स का मतलब है हमारे देश में जितनी भी फीमेल वर्कफोर्स है, यानी फीमेल लोग, औरतें जो काम कर रही है, कितने है, लगभग 23% औरतें काम कर रही है, उसका 23% का आगे हम देख रहे हैं कि उसका अगर मैं बात करूं तो उसकी जितनी भी औरतें हमारे देश में काम कर रही है उसका 25% जो है गांवों से औरतें काम कर रही है और 20% जो है शहरों से औरतें काम कर रही है, जो मैं देख पा रही हूं। तो ये मेरे पास डेटा है, जो हमें डेटा को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे इस डेटा से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आते यहां से क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज मोर देन इन अर्बन एरिया। कि बोला जा रहा है क्यों गांवों में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा वर्किंग है एज कंपेयर टू अर्बन, क्यों ऐसा है। तो भाई इससे रिलेटेड कुछ रीजंस है। तो वही बोला है क्यों गांवों में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज की बात करी जाए तो ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो गांव है, गांवों में लोग अनपढ़, अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़ है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं। अब पढ़े लिखे नहीं है तो प्रोडक्शन में कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे। अब प्रोडक्शन में कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे तो ऑब्वियसली इनकी जो दिहाड़ियां वगैरह, वेजेस वगैरह कम है। अब ये कम है तो उनके पास पैसा कम है, पैसा कम है तो गरीबी ज्यादा है, और गरीबी ज्यादा है तो इसलिए गांवों में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हर कोई, दादियां, चाचियां, नानियां, सारे ही काम करने लग जाती है, खेतों में चली जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। अगर आपने गांवों में देखा होगा, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा है वहां पे, पढ़े लिखे नहीं है, पैसा कम है ना, और गरीबी इतनी ज्यादा है तो इस चक्कर में सारे ही लोग जो है काम कर रहे होते हैं खेतों में। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ लिख नहीं रहे होते और जा जाके काम कर रहे होते कि 2 वक्त की रोटी खा सके, है समझ रहे हो, 2 वक्त की रोटी कमा सके। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे शहरों की तरफ बात करूं तो शहरों में लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, ज्यादा उनको पैसा मिलता है, इनकम ज्यादा, तो गरीबी एज कंपेयर टू गांव थोड़ी कम होती है, इसलिए शहरों में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कम होता है। अगर आपने शहरों में देखा होगा, घर का एक आदमी, एक मर्द भी काम कर रहा होता है, कई बार औरतें काम नहीं कर रही तो चल जाता है, घर चल जाता है, बच्चों को वो काम पे नहीं भेजते, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो, है ना। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है शहरों में कम होता है एज कंपेयर टू गांव। गांवों में छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन आगे चलते फटाफट से, अब बात करते हैं दूसरा क्या कारण है। दूसरा ये कारण है कि गांवों में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है, यानी लेबर का इस्तेमाल किया जाता है ना, लेबर से काम करवाया जाता है। तो इस चक्कर में जो गांवों में जो लोग हैं ज्यादा वर्किंग है, यानी गांवों में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू शहर, क्योंकि शहरों में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, यानी मशीनों से काम किया जाता है, इसलिए लेबर की रिक्वायरमेंट जो है कम होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है गांवों में ज्यादा है और शहरों में क्या होता है, कम। और अगला जो रीजन है, गांवों में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है।
डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अब हमें पता है गांवों में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। अगर मान लो इस खेत में जरूरत है सिर्फ 10 लोगों की, लेकिन काम जो है 15 लोग कर रहे होंगे, बिना बात के 5 लोग जो है फालतू में काम कर रहे हैं। जरूरत सिर्फ 10 की थी, लेकिन सारा खानदान इस खेती बाड़ी में लग गया, 15 लोग काम कर रहे हैं, बिना बात के 5 लोग फालतू के काम कर रहे हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बिना बात के लोग काम कर रहे हैं ना, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन गांवों में क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू शहर। और अगला रीजन, गांवों में गरीबी ज्यादा है। गरीबी ज्यादा तो पूरा खानदान जो है काम करने लग जाता है, छोटे छोटे बच्चों तक को काम के लिए भेज देते हैं। लेकिन शहरों में गरीबी इतनी नहीं है, घर का एक मर्द भी काम कर रहा होता है तो घर चल जाता है, छोटे छोटे बच्चों को वो काम नहीं करवाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। इसलिए शहरों में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे मेरे बच्चे, व्हाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, की क्या कारण है कि हमारे देश में जो फीमेल वर्कर्स है यानी जो औरतें हैं वो बहुत ही कम, अगर मैं बात करूं, देख लो, व्हाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर, यानी हमारे देश में जो फीमेल है वो बहुत ही, अगर अर्बन एरियाज की बात करी जाए तो बहुत ही कम वर्किंग है। क्या कारण है कि हमारे देश की जो औरतें हैं वो बहुत ज्यादा कम वर्किंग है ना, उनसे काम नहीं करवाया जाता। क्यों? इवन शहरों की बात करी जा रही है कि क्या कारण है कि शहरों की बात करी जा रही है कि क्यों हमारे देश में जो औरतों से कम काम करवाया जाता है, क्यों उनको काम के लिए परमिशन नहीं दी जाती, क्यों वो काम नहीं कर रही, हमारे देश की जो औरतें हैं वो घर बैठी हुई है, क्यों ऐसा क्यों? तो सबसे पहले लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फॉर फीमेल, कि आज भी बहुत बार देखा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया जाता? क्योंकि लोगों की आज भी वही पुरानी सोच है कि क्या करेंगे इनको पढ़ा लिखा के, अरे इन्होंने तो दूसरे घर जाना है, ये तो पराया धन है ना जी, इन्होंने तो वही अपने बच्चे पालने हैं, खाना बनाना है, बर्तन करने हैं, झाड़ू पोछे, यही तो काम करने, इनको क्यों क्या करने इनको पढ़ा लिखा के? और यही कारण है कि इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता और एक अच्छी नौकरी नहीं करवाई जाती है उनसे। ठीक है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, की आज भी देखा जाता है कि बहुत अगर मैं बात करूं, आज भी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें औरतों को, लड़कियों को परमिशन नहीं दी जाती, जैसे कि कैब ड्राइविंग। अरे लड़कियां नहीं करेंगी कैब ड्राइविंग, ये लड़के ही कर सकते हैं। पायलट, आज भी लोगों की मेंटेलिटी है, अरे लड़कियां पायलट पुलट नहीं बनेगी, लड़के ही बनेंगे। अरे लड़कियां कहां पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई है, तुम पायलट की बात कर रहे हो। तो आज भी वही मेंटेलिटी है कि कुछ जॉब्स के लेके कि भाई ये लड़का ही कर सकता है, ये लड़कियां नहीं कर सकती, और यही कारण है कि हमारे देश में जो लड़कियां हैं वो कम एम्प्लॉयड है, कम वर्किंग है। ठीक है जी। इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल इन सम जॉब, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है कुछ जॉब्स में, बात करूं मेल और फीमेल में, जैसे कि कुछ जॉब्स ऐसी, जैसे कि कैब ड्राइवर ही, जैसे मैंने बोला कि कैब ड्राइविंग लड़कियां नहीं करेंगी, ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं। अरे पायलट, जो तुम्हारी सोच है ना, यही करते हो ना तुम, लड़कियां पायलट, है ना, होता है ना। तो यही बहुत गंदी सोच है कि भाई ये जॉब लड़के कर सकते हैं, ये जॉब लड़कियां कर सकती है। आज भी बहुत ज्यादा जो है भेदभाव किया जाता है लड़कों और लड़कियों में। नेक्स्ट है लैक ऑफ माइग्रेशन इन सर्च ऑफ जॉब बाय द फीमेल्स। आज भी देखा जाता है कि क्या होता है मेरे बच्चे, गांवों, अगर मैं बात करूं, गांवों भी छोड़ो, छोटे छोटे शहरों की भी बात करें, अगर मैं बात करूं, आज भी होता है कि लड़कियों को ना जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा ही नहीं जाता। स्पेशली गांवों की लड़कियों को शहरों की तरफ नहीं भेजा जाता, या छोटे छोटे शहरों की लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में नहीं भेजा जाता इन सर्च ऑफ जॉब, है ना। बहुत बार आज लड़कों के केस में क्या है, उनको विदेश भेज देंगे पढ़ने लिखने के लिए, नौकरियों के लिए, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजेंगे। क्या बोलते हैं, यही कर लो जो करना है, यही टीचर बन जाओ, यही जो करना है कर लो, उनको नहीं भेजेंगे दूसरे शहर। अरे भाई उनके भी सपने हैं यार, कई बार उनको घुटना पड़ता है, घुट घुट के जीना पड़ता है, और अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है। बहुत बार होता है लड़कियों को, मतलब घुट घुट के जीना पड़ता है, जो उनके सपने, सारे सपनों को मानना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी नौकरियां जो बड़े शहरों में ही जाके वो कर सकती है। भाई कुछ लड़कियां होती है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, जो मुंबई जाके ही वो बन पाती है, लेकिन वो घुट के नहीं बन पाती, वो घर वालों के दबाव से नहीं बन पाती और अपने सपनों को घोट देती है। ठीक है जी। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं, ये दिक्कतें हैं, और कई बार इस चक्कर में जो है वो काम ही नहीं करती, और ये रीजन है। नेक्स्ट है फैमिली इंटरफेरेंस, बहुत ज्यादा होती है कि फैमिली का इंटरफेरेंस होता है, नहीं 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 हमारी लड़की ये करेगी। अरे भाई उसको खुद का डिसीजन है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, आप लोग हेल्प करो, बट इसका मतलब ये नहीं कितनी ज्यादा रोक टोक लगाओ, उसका खुद का करियर है ना। बहुत फैमिली इंटरफेरेंस होती है, नहीं हमारी लड़की तो टीचर ही बनेगी, नहीं नहीं हमारी लड़की तो बैंक में ही जाएगी, नहीं 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 हमारी लड़की तो यही करेगी। तो इस वजह से कई बार वो नहीं करना चाहती वो काम, और इतना ज्यादा घुट जाती है कि वो छोड़ देती, कुछ नहीं करती, है ना।
समझ रहे हो, वही बात है। नेक्स्ट, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, बहुत ही पुरानी सोच है। आज भी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, बाहर नहीं भेजा जाता, एक अच्छी एजुकेशन के लिए उनको लड़कों को भेज देते, विदेशों तक भेज देते, लड़कियों को नहीं भेजते, है ना। तो यही कारण है, लड़कियों को नौकरियों के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। इस चक्कर में उनको अपने सपनों को घोटना पड़ता है, अपने सपने सारे छोड़ने पड़ते हैं, और जो वो चाहती है लाइफ में करना वो नहीं कर पाती है। तो वही हम यहाँ पे बात करें, और यही कारण है कि जो लड़कियां हैं हमारे देश में कम वर्किंग है, स्पेशली शहरों की बात करी जाए तो कम वर्किंग है एज कंपेयर टू लड़के। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए। फीमेल इन रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल इन अर्बन एरिया। कि क्या कारण है कि गांवों में लड़कियां ज्यादा वर्किंग है, लेकिन शहरों में अगर मैं बात करूं तो जो औरतें लड़कियां जो है वो कम वर्किंग है। क्या कारण है अगर मैं बात करूं, पहला रीजन ये है कि जो गांवों में जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। गांवों की बात करी जा रही है, पढ़ी लिखी नहीं है तो कम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है, कम पैसा कमा रही है, इनकम कम है, गरीबी ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है गांवों में ज्यादा है औरतों का। घर में सारे लोग काम कर रहे होते हैं क्योंकि गरीबी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, अगर शहरों की बात करूं तो एजुकेटेड है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, तो प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रही है, वेजेस पैसा पूसा ज्यादा है, ठीक है जी, गरीबी कम है शहरों में, और इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है शहरों में कम है। अगर घर का एक मर्द भी काम कर लेता तो घर चल जाता है, लेकिन गांवों में थोड़ी दिक्कतें आती है, गरीबी ज्यादा है उनके पास, राइट। और यही दूसरा कारण आप ये लिख सकते हो कि गांवों में गरीबी ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज्यादा है। औरतों को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए, खेती बाड़ी करनी पड़ती है ताकि अपना घर चला सके। लेकिन शहरों में जो है गरीबी कम है तो घर का एक मर्द भी काम कर ले तो घर चल जाता है, इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है शहरों में औरतों का क्या है, कम है। चलिए जी, आगे चलते हैं मेरे बच्चे, क्या कारण है। अब हमें पता है कि गांवों में ज्यादा लोग वर्किंग है एज कंपेयर टू शहरों के लोग, ना, गांवों में वर्कफोर्स ज्यादा है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन गांवों में ज्यादा है। फिर तो ये कहने का मतलब हो कि गांवों में जो हमारे रूरल एरियाज है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। अब हमने ये बात करी कि गांवों में लोग ज्यादा वर्किंग है, तो क्या मतलब फिर जो गांव जो यानी रूरल एरियाज है क्या वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, ध्यान समझिए, क्या रूरल एरियाज ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में एज कंपेयर टू शहर की बात करी जा रही, अर्बन एरियाज की बात करें? ऐसा नहीं है। नो डाउट हम ये बात कर सकते हैं कि भाई गांवों में लोग ज्यादा वर्किंग है एज कंपेयर टू शहरों लोग, लेकिन फिर भी जो है गांव यानी रूरल एरिया ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता जीडीपी में एज कंपेयर टू अगर मैं शहर की बात करूं। ऐसा क्यों? क्योंकि गांवों में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो कम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी कम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन शहरों की बात करो तो ज्यादा पढ़े लिखे तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यानी ज्यादा जीडीपी में वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा रीजन क्या है, गांवों की बात करी जा रही तो गांवों में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आज काम है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आज काम है, सीजन के टाइम काम है, ऑफ सीजन में काम नहीं है। डिसगाइज, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, नीड नहीं है, लेकिन जरूरत सिर्फ 10 लोगों की थी, काम 15 लोग कर रहे हैं। नहीं तो कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही इससे, है ना, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही इससे, यानी इससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक अलग रीजन दूं, एक और, ये तो चलो एक पॉइंट हमने दूसरा पॉइंट दे दिया, अब तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गांवों में जो है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्शन में, तभी तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन गांवों में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करें तो इसलिए प्रोडक्शन कम है, यानी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, कम है। लेकिन शहरों की बात करें तो मशीनों का यूज किया जाता है प्रोडक्शन को करते वक्त, इस चक्कर में प्रोडक्शन ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। सो ये कुछ 3 रीजन है जहां पे हम बात कर रहे हैं। पहला एजुकेटेड अनएजुकेटेड के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरा ये पॉइंट के हिसाब से, और तीसरा टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी गांवों में होती है और शहरों में मशीनों का यूज किया जाता है यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होती है और शहर जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में एज कंपेयर टू गांव। चलिए जब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, जो अगला क्वेश्चन एक टाइप का बन जाता है, सैलरी वेजेस इन रूरल एरियाज इज लेस एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। कि भाई क्या कारण है कि जो सैलरीज या वेजेस है गांवों में कम होती है लोगों के पास एज कंपेयर टू शहर, यानी शहरी लोग जो है वो ज्यादा सैलरीज उनको मिलती है, ज्यादा वो वेजेस की फॉर्म में पैसा कमाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू गांव क्या कारण है? पहला पॉइंट, गांवों में लोग लेस एजुकेटेड पीपल है इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। कि गांवों में लोग कम पढ़े लिखे हैं, इस वजह से उनको सैलरी वेजेस वगैरह कम दी जाती है। शहरों में लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो ज्यादा उनको सैलरी वेजेस वगैरह मिलती है। नेक्स्ट है एमएनसी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज कहां पे होती है? अर्बन एरियाज में होती है, इस वजह से शहरों में लोगों को ज्यादा सैलरी पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफिस जो है ज्यादातर कहां पे होते हैं? अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में जो है गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह होती है, इस वजह से ज्यादा जो है उनको सैलरी वगैरह जो है अर्बन एरियाज में मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे देश का कहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड है, वो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज में, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, बिल्डिंग्स होगी, हॉस्पिटल वगैरह, वो कहाँ पे, ब्रिजेस वगैरह, ये कहाँ पे ज्यादा बनते हैं, शहरों में बनते हैं, वहां लोगों को ज्यादा काम मिलता है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा होती है, ठीक है, पैसा कमाने का साधन वहां पे ज्यादा है, वेजेस की फॉर्म में, सैलरीज की फॉर्म में वहां लोग ज्यादा कमा पाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि शहरों में लोगों को कम वेजेस सैलरी मिलती है एज कम्पेयर सॉरी, गांवों में लोगों को कम सैलरी और वेजेस मिलती है एज कंपेयर टू शहरों के लोग, शहरों में ज्यादा उनको सैलरीज वगैरह मिल जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, अगला है आपका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में जो भी लोग वर्किंग है उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन किन किन सेक्टर्स में। हमें पता है देयर आर 3 सेक्टर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शियरी सेक्टर। लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यानी कितने परसेंट लोग इस सेक्टर पे डिपेंड है, कितने परसेंट लोग इस सेक्टर पे डिपेंड है और कितने परसेंट लोग इस सेक्टर पे डिपेंड है। वर्कफोर्स मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो 44.6% लोग जो है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, माइनिंग भी इसी के अंदर ही आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, तो याद रखना। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल दो उसको, तो कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, 24.4% लोग जो है इस पे डिपेंड है। और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर होता है, उसमें 31% जो लोग है वो मेरे बच्चे किस पे डिपेंड है, सर्विस सेक्टर पे। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कारण है कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उस पर कम पॉपुलेशन डिपेंड है, यहां पे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा कम है और यहां पे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है, क्या कारण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कारण है कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन यानी वर्कफोर्स हायर है इन प्राइमरी सेक्टर। क्या कारण है कि प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग वर्किंग है, क्या कारण है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन यहां पे ज्यादा, यहां पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, क्या कारण है। सबसे पहला गांवों में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेती बाड़ी है ना, कहां पे होती है, गांवों में होती है। तो बेसिकली गांवों में लोग ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो कम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेजेस की फॉर्म में कम कमा रहे हैं, पैसा कम है, गरीबी ज्यादा है, इस चक्कर में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है गांवों में क्या होता है, ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा होता है। छोटे छोटे बच्चों को, बीवियों को, है ना, घर की औरतों को भी वो भेज देते हैं काम के लिए, खेती बाड़ी के लिए। गांवों में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, लेबर का इस्तेमाल किया जाता है ना, इस चक्कर में अगर मैं बात करूं, घर की सारी औरतें, छोटे छोटे बच्चे भी काम के लिए चले जाते हैं क्योंकि लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है गांवों में क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू शहर। गांवों में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जरूरत से 10 लोगों की थी काम 15 लोग कर रहे हैं, बिना बात के 5 लोग फालतू में काम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इसलिए जो है गांवों में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट, गांवों में गरीबी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, ज्यादा। छोटे छोटे बच्चों को भी काम के लिए भेज देते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। तो ये बात है, यही हम बात कर रहे हैं कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, डिपेंड है, यानी रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा है, ज्यादा लोग वर्किंग है एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर प्राइमरी सेक्टर में, एक ही बात। चलिए अब बात करते हैं कि क्या कारण है कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां पे जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। क्या कारण है कि यहाँ पे कम लोग डिपेंड है, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कम लोग वर्किंग है, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही कम लोग, कम पॉपुलेशन जो है वर्किंग है। क्या कारण है, क्यों रेट ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम है। तो सबसे पहला रीजन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या किया जाता है, मशीनों का यूज किया जाता है प्रोडक्शन को करते हुए। अब मशीनों से आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्या रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट, और आपको पता है जो इंडस्ट्रीज वगैरह कहां पे होती है, ज्यादातर शहरों में होती है, शहरों में लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, गरीबी शहरों में थोड़ी कम होती है और शहरों में गरीबी कम होती है तो इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है शहरों में क्या होता है, जनरली कम होते हैं। घर का एक मर्द भी काम कर लेते तो चल जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, और तीसरा क्या कारण है, अब हमारे शहरों में जो है बड़ी बड़ी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, इस वजह से कॉम्पिटिशन हमारे देश में बहुत ज्यादा हो गया और ये जो एमएनसीज है बड़ी बड़ी मशीनों का यूज कर रही है प्रोडक्शन को करते वक्त, लेबर का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनों से ज्यादा प्रोडक्शन करी जा रही है और यही कारण है कि जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो क्या है, कम हो रहा है। ये सीधी सी बात है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि क्यों आज हमारा सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है कम है। सेकेंडरी सेक्टर जनरली शहरों में होता है, ठीक है जी, तो वही हमने बात करी है, ठीक है जी। चलिए जब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, अगला जो टॉपिक है वो है आपका जॉबलेस ग्रोथ। क्या है मेरे बच्चे, जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ना, जीडीपी बढ़ना, और जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है देश में प्रोडक्शन बढ़ना। कि नो डाउट आज हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है। लेकिन हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ आ रही है। जॉबलेस मतलब नौकरियां नहीं है लोगों के पास, यानी देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है ना वो
कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करके हो रही है, यानी मशीनों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीनों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, यानी देश तो ग्रो हो रहा है, लेकिन देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, यानी आज हम लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ज्यादातर मशीनों से प्रोडक्शन करी जा रही है। इस वजह से नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, यानी देश में ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ आ रही है, यानी देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो वही होता है मेरे बच्चे जॉबलेस ग्रोथ। सो जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारे देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज राइजिंग ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेकिन जो भी देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है वो सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करके हो रही है, यानी मशीनों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ यूजिंग मैन पावर, यानी लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और इसी की वजह से हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करते हैं क्या कारण है आज हमारे देश में जो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, क्या कारण है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा, नो डाउट आज हमारे देश में जीडीपी बढ़ रहा है, देश में ग्रोथ हो रही है, देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ आ रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई। क्या कारण है इसका? जो मेजर कारण है वो एमएनसीज है, क्योंकि आज हमारे देश में बड़ी बड़ी जो है एमएनसीज आ गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। अब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, ये क्या करती है? मल्टीनेशनल कंपनीज मशीनों से प्रोडक्शन करती है। अब मशीनों से प्रोडक्शन कर रही है, लेबर का कम इस्तेमाल कर रही है, और कंपटीशन बढ़ गया है, और इस वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो हमारी भारत की इंडस्ट्रीज है, वो भी अब मशीनों से प्रोडक्शन करने लगी, इनको कॉम्पिटिट करने के लिए, इनकी देखा देखी में। और इस वजह से आज जो है हमारे देश में सिर्फ मशीनों से प्रोडक्शन हो रही है, लेबर का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, और यही कारण है कि आज हमारे देश में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी की प्रॉब्लम आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई, और जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन आ गई है। यानी जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है देश में, लेकिन सिर्फ मशीनों से प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो क्या लिखोगे? इसका जो कारण है वो क्या है? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई है, इनकी वजह से क्या हुआ? हमारे देश में कॉम्पिटिशन बढ़ गया। सीधी सी बात है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो मशीनों से यूज करती है प्रोडक्शन करते वक्त, लेबर का इस्तेमाल नहीं करती है, और इस वजह से जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, और हमारे देश में क्या हो रही है? जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन आ रही है, जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन आ रही है। यही मेरे बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना, बहुत सिंपल सा है। तो कि आज ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो हाईजैक कर लिया गया एमएनसीज के द्वारा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रही है? एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से आ रही है। दीज कंपनीज स्पेशलाइज इन अचीविंग हाई ग्रोथ थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रेदर यूज ऑफ मैन पावर। देखो सीधी सी बात है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनों का यूज कर रही है, मैन पावर यानी लेबर का इस्तेमाल नहीं कर रही है, और इसी की वजह से हमारे देश में आज ग्रोथ तो फास्टर रेट से हो रही है देन रेदर देन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या बोल रहे हैं? आज हमारे देश में ग्रोथ तो बहुत हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में नहीं बढ़ रही है, और इसी वजह से हमारे देश में क्या आ रही है? जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कैजुअलाइजेशन। क्या होता है? कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का बढ़ जाना। कैजुअलाइजेशन का मतलब है इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। हमारे देश में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का बढ़ जाना, उसी को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन। कैजुअली हायर्ड वर्कर्स जो हमने पढ़ा था ना, कौन होते हैं? जिनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, अनस्किल्ड होते हैं, है ना जी, डेली वेजर्स होते हैं, है ना, आज काम है कल काम नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, आज काम है तो पैसा है, अगर काम नहीं है तो पैसा नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं किया जाता, उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट यानी पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह ये सब नहीं दी जाती, कोई पेड लीव नहीं है, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती, ये होते हैं कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। सो कैजुअलाइजेशन का मतलब है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का बढ़ जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको प्लीज टारमार्क कर लीजिए। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका कोई ना कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट ईयर के सीयूईटी के एग्जाम में भी यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है, सो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स, एक होते हैं फॉर्मल वर्कर्स और एक होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। फॉर्मल वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं? जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कैसा सेक्टर हम बात कर रहे हैं? फॉर्मल वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो कोई ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट के कोई एंटरप्राइजेस में वहां पे काम कर रहे हैं, या अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी काम कर रहे हैं तो वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं जो 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, जो 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, वो होते हैं मेरे बच्चे फॉर्मल वर्कर्स। फॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो वर्कर्स है या तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, या कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं, या अगर किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी काम कर रहे हैं, तो वो 10
वो ऐसे एंटरप्राइजेज है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जो है मेरे बच्चे 10 वर्कर्स या 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर कर रही है, ये वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करूं तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कोई ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं जो 10 से कम वर्कर्स को हायर करे। यहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर किया जा रहा है, यहाँ पे 10 से कम वर्कर्स को हायर किया जाता है। सो जनरली एक तरह से इनके पास थोड़ी परमानेंट टाइप ऑफ जॉब होती है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी का बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा रहता है, वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। यहाँ पे थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग रह जाते हैं, मतलब ठीक है, जॉब सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या बेनिफिट्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे पीएफ की फैसिलिटी, ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह दी जाती है। यहाँ पे उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिए जाते। तो ये फर्क है फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल। ध्यान समझिए, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं यानी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइज या अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी काम करते हैं तो 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, इनके पास जॉब सिक्योरिटी रहती है, राइट। इनको अच्छा मतलब इनकी एक तरह से थोड़ी रेगुलर टाइप ऑफ जॉब होती है, परमानेंट टाइप ऑफ जॉब रहती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात करूं इनफॉर्मल वर्कर्स में, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे एक ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस में काम करते हैं जहां पे उनको 10 से कम वर्कर्स को हायर किया जाता है, जहां पे 10 से कम वर्कर्स को हायर किया जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो फॉर्मल वर्कर्स है वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन का मतलब है कि इसमें क्या होता है, अगर आपने एक मूवी देखी हो लाडला मूवी, अनिल कपूर और श्रीदेवी की मूवी है, उसमें क्या होता है ट्रेड यूनियन बनाए जा सकते हैं, यानी वहां पे एक लीडर बनाया जाता है। लीडर बनाने का मतलब क्या है कि जिसमें अनिल कपूर लीडर होता है, एक लेबर का लीडर होता है और पीछे सारी लेबर होती है, मतलब एक लीडर है ना, लीडर होता है और पीछे सारी लेबर होती है। तो वो एक ट्रेड बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं, है ना, इकट्ठे मिलके कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हम में से कोई काम नहीं करेगा। तो ये ग्रुप बना लेते हैं, है ना, इकट्ठे मिलके चलते हैं, सारी की सारी लेबर जो इकट्ठे मिलके चलती है। ठीक है जी, भाई एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो बोलते हैं भाई हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हम में से कोई काम नहीं करेगा जब तक हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। आपने कभी सुना होगा धरने में बैठ जाना। तो ये ट्रेड यूनियन बना सकते, ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। अगर एक बंदा भी इकट्ठा खड़ा हो गया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करे, उसको तो बाहर निकाल दिया जाता। चलो यहाँ से, चलो समझ, चलो। तो यहाँ पे क्या है, अगला जो पॉइंट है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज। बहुत सारे लेबर लॉज इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब कोर्ट में या बहुत सारे कानून बने इनके लिए, उनको इनके प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में इनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज वगैरह बने कि अगर मान लो किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी करी या इनके मालिक ने उनको निकाल दिया या उनको तनख्वाह नहीं दी या किसी भी रीजन से उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, अन्याय हुआ है इनके साथ, तो ये कोर्ट में जाके केस वगैरह फाइल कर सकते हैं और अपने लिए खड़े हो सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होते, दे आर अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। कोई भी इनके लिए लेबर लॉज नहीं है, कानून नहीं है, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कानून नहीं है कोर्ट में। ठीक है जी, एम आई क्लियर? तो ये होते हैं मेरे बच्चे फॉर्मल वर्कर्स और ये होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स, जहां पे इनके पास जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, इनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। सो ये है, सो वही है। सो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्कर्स का बढ़ जाना और फॉर्मल वर्कर्स का कम हो जाना, इसी को बोला जाता है मेरे बच्चे इनफॉर्मलाइजेशन। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है कैसी सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन, यानी फॉर्मल सेक्टर्स में जो वर्कर्स होते हैं, यानी फॉर्मल वर्कर्स का कम हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, है ना, यही बोल रहे हैं ना, फॉर्मल वर्कर्स का कम हो जाना, यानी जो भी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे लोग उनका कम हो जाना, एंड दैट इन इनफॉर्मल सेक्टर टेंड टू राइज ओवर टाइम, यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी जो भी इनफॉर्मल वर्कर्स है उनका बढ़ जाना। तो आसान भाषा में बात करूं, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि इनफॉर्मल वर्कर्स का क्या होना, बढ़ जाना, और फॉर्मल वर्कर्स का कम हो जाना, इसी को बोला जाता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इनको, ये हमने बात भी करी है। बहुत कम पैसा होता है इनके पास, लो इनकम, गरीबी ज्यादा होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, कम पैसा होता है, इस वजह से बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पीएफ वगैरह ये सब नहीं दिया जाता। कोई भी ट्रेड यूनियन ग्रुप वगैरह नहीं बना सकते, लीडर खड़े होके अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, राइट, वो नहीं कर सकते। कोई भी लेबर लॉज नहीं है इनके प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इररेगुलर पेमेंट्स है इररेगुलर पेमेंट्स, कभी कभी आती है, कभी नहीं आती, बहुत लेट हो जाती है कभी पेमेंट्स आना, बहुत दिक्कत। कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है इनके लिए, कई बार 8 घंटे से भी ज्यादा इनसे काम करवाया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहती है। ठीक है जी, चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब है ऐसे लोग जो काम, अगर मैं बात करूं, दे आर विलिंग टू डू वर्क, यानी वो काम करना चाहते हैं, काम आता
भी है, दे आर एबल टू डू वर्क बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी हमारे देश में। ऐसी सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज विलिंग टू वर्क, यानी वो काम करना चाहते हैं, एबल टू डू वर्क यानी उनको काम आता भी, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट है उस रेट पे वो काम करने के लिए तैयार है, बट प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, बात करते हैं कि क्या क्या टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है हमारे सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ दो टाइप्स ही है, एक है डिसगाइज और एक है सीजनल। इसके अलावा जो है वो आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आता है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करे, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, है ना, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीजें हमने वहां पे भी डिस्कस करी है। ठीक है जी, चलिए जी फटाफट से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अगर मान लो ये खेत है, ठीक है जी, अगर खेत में रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10 लोगों की काम करने की, लेकिन काम जो है 15 लोग कर रहे हैं, बिना बात के 5 लोग काम कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। देखने में तो लग रहा है कि 15 के 15 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में सिर्फ 10 लोग ही काम कर रहे हैं, 5 लोग तो सिर्फ मक्खियां ही उड़ा रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, इसी को बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड पर्संस आर वर्किंग, जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसी को बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो जनरली जो है गांवों में देखी जाती है। खेती बाड़ी में जो पूरा का पूरा खानदान जो है इस पे घुस जाता है, जरूरत सिर्फ 10 लोगों की थी, काम 15 लोग कर रहे हैं, बिना बात के 5 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यही 5 लोग अगर किसी और जगह काम करें तो तनख्वाहें भी बढ़ेगी इनकी, है ना, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा इनका। ठीक है, अब क्या कारण है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का? क्या कारण है कि जरूरत से ज्यादा लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं? क्या कारण है जरूरत से ज्यादा लोग इसी पे? पहला जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि भाई सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब है कि हमारे होता है ना हिंदू समाज में, या फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, मतलब खानदानी बिजनेस है भाई, है ना, खानदानी बिजनेस, सारा खानदान एक ही जगह घुसा है। जरूरत 10 लोगों की थी, काम 15 लोग कर रहे हैं, बिना बात के 5 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कहीं और जाके काम करे तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा घर का। ठीक है जी, नेक्स्ट, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फैमिली साइज पर पर्सन होल्डिंग साइज कॉन्टिन्यूज टू श्रिंक। देखो भाई एक्सपेंड हो रहा है फैमिली साइज, क्योंकि जनरली गांवों में होते हैं तो गांवों में लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा बच्चे करे जाते हैं, है ना, तो इतना ज्यादा फैमिली बढ़ जाती है और सारा खानदान इसी पे घुस जाता है ना, फैमिली बढ़ गई, साइज ऑफ फैमिली अब बढ़ गया, तो सारे लोग इसी पे काम कर रहे हैं, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर फॉर द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। गांवों में लोगों के पास बस खेती बाड़ी होती है काम करने के लिए, इसके अलावा कोई और काम होता नहीं है ज्यादातर, इस चक्कर में सारा का सारा खानदान खेती बाड़ी में घुस जाता है, सारा खानदान उसी जगह काम कर रहा होता है, जरूरत नहीं होती इतने लोगों की, लेकिन फिर भी इतने लोग काम कर रहे होते हैं, इस वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है टू वेज ऑफ टैकलिंग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले क्या है, पीपल ऑफ रूरल एरिया शुड शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जो लोगों को फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ जो है शिफ्ट होना चाहिए। गांवों के लोगों को फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब खेती बाड़ी करना, फसलें वगैरह उगाना, चावल की, गेहूं की, है ना, इन सब की। अब उनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी शिफ्ट होना चाहिए, जैसे कि पशुपालन करना, गाय भैंस इनको चराओ, जो भी दूध निकलेगा गाय भैंस से उनको बेचो, पैसा कमाओ, तो इन पे डिपेंड होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हनी, इन सब की प्रोडक्शन करो, इसको बेचो, इससे पैसा कमाओ, तो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड ना हो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है हमारे देश में, बहुत सारे लोग जो है फार्मिंग पे ही डिपेंड है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरिया, गांव शहरों में जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को खोली जाए, ताकि गांवों के लोग जो है माइग्रेट कर सके, गांवों से शहरों की तरफ जा सके इन सर्च ऑफ जॉब, वहां पे उनको अच्छा काम मिल जाए। तो शहरों में इंडस्ट्रीज वगैरह खोलनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज में लोगों को काम मिले, तो गांव के लोग इंडस्ट्रीज वगैरह जा सके, शहरों की तरफ जा सके और काम वगैरह कर सके, और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, काम 15 लोग कर रहे हैं, बिना बात के 5 लोग यहाँ पे मक्खियां उड़ा रहे हैं, अगर शहरों में इंडस्ट्रीज खुलेगी तो 5 लोग वहां पे चले जाएंगे, ठीक है, इनका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। तो भाई हम बात करें, चलिए जी अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सीजन में काम होता है, ऑफ सीजन आते ही क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं बहुत सारे। ये गांवों में भी होती है प्रॉब्लम और शहरों में भी होती है। गांवों में जैसे खेती बाड़ी में अगर मैं बात करूं, कुछ फसल ऐसी होती है जो सीजनल होती है, 5-6 महीने ही उगती है, ठीक है, इस टाइम पे उनके पास काम होता है, बाकी के जो 5-6 महीने हैं वो क्या हो जाते हैं, वेले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ठीक है जी, सीजनल क्रॉप्स होती है। या फिर अगर मैं शहरों की बात करूं तो एक इंडस्ट्री होती है या फिर एक फैक्ट्री होती है, आइस फैक्ट्री, जो जनरली गर्मियों के टाइम पे सीजन रहता है, गर्मियों में अच्छा काम होता है तो बहुत सारे लेबर को बुला लेती है, बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है, ठीक है। सर्दियां आती क्या हो जाता है, ऑफ सीजन हो जाती है तो कितने लेबरों को निकाल दिया जाता है, राइट।
तो क्या हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड। तो इस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है सीजन के टाइम पे काम होता है, ऑफ सीजन के टाइम पे इनके पास काम नहीं होता और बेरोजगार हो जाते हैं। तो वही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो लोगों के पास काम नहीं होता, जॉब नहीं ढूंढ पाते कुछ महीने में, यानी कुछ महीने इनके पास काम होता है और कुछ महीने वो क्या रहते हैं, विल्ले रहते हैं, कोई काम नहीं होता। गांवों में भी होती है, शहरों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग, गांवों में हम खेती बाड़ी के टाइम पे ये होती है दिक्कत, है ना, कुछ महीने फसल उग गई तो काम है, वरना ऑफ सीजन पे काम नहीं है, बेरोजगार है। ठीक है, अगर शहरों की बात करें, जैसे आइस फैक्ट्रीज का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है। और इसका आगे देख लीजिए, कुछ वर्कर्स एंगेज इन दीज एक्टिविटीज रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर अ फ्यू मंथ इन अ ईयर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड दे रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इसका मतलब है कि कुछ वर्कर्स क्या होते हैं यहाँ पे, ये काम कर रहे होते हैं लेकिन कुछ महीने इनके पास काम होता है, फ्यू मंथ्स, यानी कुछ महीने इनके पास काम होता है और बाकी के जो महीने वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो वही होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन के टाइम पे काम रहता है, ऑफ सीजन आते ही कोई काम नहीं होता और बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब बात करते हैं डेटा सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या सोर्सेज है हमारे देश में, कि हमारे देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, उसका डेटा कलेक्ट किया जा सके, है ना। तो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो क्या क्या सोर्सेज है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि हमारे देश में कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कितने लोगों के पास काम है और कितने लोगों के पास काम नहीं है। तो कौन कौन है जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, किन किन सोर्सेज के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है, रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। सेंसस ऑफ इंडिया मतलब देश में जनगणना होती है, तो ये भी डेटा को कलेक्ट करती है कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ के द्वारा भी जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ये भी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो एनुअली एक रिपोर्ट वगैरह तैयार करी जाती है लेबर फोर्स से रिलेटेड, लेबर फोर्स में दोनों आते हैं ना, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, की एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है कितने लोग एम्प्लॉयड और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आप खाली इतना भी लिख सकते हो, चल जाएगा, इतना भी लिख दो, इतना बड़ा नाम याद नहीं होता, कोई जरूरत नहीं, आप इतना लिख दीजिए। तो ये भी डेटा को कलेक्ट करते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड है हमारे देश में, यानी कितने लोगों के पास काम है, कितने लोग बेरोजगार है हमारे देश में। सो इससे रिलेटेड जो है मेरे बच्चे डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं। 3 पॉइंट्स थोड़े याद कर लेना, मोर देन इनफ है। 4 है आपके पास, 3 भी याद कर लोगे तो मोर देन इनफ है। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि क्या कारण है हमारे देश में जो इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे देश में, क्या कारण हमारे देश में जो इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे देश में जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है। यानी स्लो ग्रोथ होने का मतलब है कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो बहुत ही कम स्पीड से बढ़ रहा है। जीडीपी कम स्पीड से बढ़ने का मतलब है कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है, बहुत ही कम। और इसी वजह से प्रोडक्शन अब हमारे देश में जो है कम हो रही है, इस वजह से हमारे देश में क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। प्रोडक्शन कम है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देश में क्या होगी, कम होगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे देश में ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है लेकिन हमें पता है जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, बहुत ही कम। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, लिमिटेड है ना, बहुत ही कम है ना। जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं, इस वजह से कितने लोग क्या रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। एग्रीकल्चर एज सीजनल ऑक्यूपेशन, जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है ना, मतलब कुछ महीने उनके पास जो सीजन का टाइम होता है 5-6 महीने, उस सीजन उनके पास काम होता है और बाकी के सीजन क्या रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। आज भी हम देखते हैं बहुत से गांव है जिनके पास एक परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, कुआं ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, वो आज भी जो है मेरे बच्चे रेनफॉल पे डिपेंड है। आज भी जो है रेनफॉल पे डिपेंड है, बारिश आ गई तो ठीक है फसल उग गई, अब बारिश नहीं आई तो फसल उगी नहीं, और इस वजह से कितने लोग क्या रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि फसल ही नहीं उगी तो बेरोजगार रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है कि भाई सारा खानदान एक ही बिजनेस पे, एक होता है ना जॉइंट बिजनेस हमारा, है ना, पूरे खानदान एक ही उसमें, चाहे ये गांवों में देख लो, शहरों में भी ऐसा होता है। अगर आपने देखो, मान लो एक फैमिली बिजनेस है तो सारी फैमिली, सारा खानदान इसी में, चाचा ताऊ दादा पोता सारे इसी में ही है। ठीक है, और जरूरत से ज्यादा लोग एक बिजनेस में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की हो जाती है। मान लो इस फैक्ट्री में रिक्वायर्ड सिर्फ 5 लोगों की थी, जरूरत से ज्यादा 10 लोग आ गए, बिना बात के 5 लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब तनख्वाह मान लो इस फैक्ट्री की महीने की मान लो 50,000 थी, ठीक है, अगर यही 50,000 5 बंदों में बटे, अब यही 50,000 10 बंदों में बट रहे हैं, आप देख पा रहे हो
पता 5 बंदों में बटे तो हर किसी किसी में 10-10 हजार तो आएगा। अब इसमें तो क्या आ रहा है 5-5 हजार पे मुश्किल आ रहा है। मतलब समझ रहे क्या बात कर रही हूँ। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सारा खानदान एक ही बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। जरूरत से ज्यादा लोग एक ही धंधे में, एक ही बिजनेस में, चाहे वो गांवों में देख लो चाहे वो शहरों में भी देख लो, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमारे देश में आजकल एमएनसीज आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया हमारे देश में। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करती है, मशीनों से प्रोडक्शन करती है और उनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, राइट। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे देश में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जहां जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करती है, लेबर का इस्तेमाल करती है, अब ये इंडस्ट्रीज जो है मेरे बच्चे क्या होती जा रही है, बंद होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एमएनसीज आ गई, कंपटीशन बढ़ गया, इनकी क्वालिटी और प्रोडक्ट अच्छे, तो लोग अब उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है जो हाथों से प्रोडक्ट को बनाते हैं, अब इनका प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा। इस वजह से जो है इनके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, ये नुकसान में जाती जा रही है और इस वजह से ये बंद होती जा रही है। और यही इंडस्ट्रीज है जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो लेबर का इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन को करते हुए, अगर ये बंद होती जा रही है तो इस वजह से देश में बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कि आज हमारे देश में लोगों की तनख्वाहें कम होती जा रही है। मतलब अगर मैं बात करूं, खर्चे बढ़ गए, तनख्वाहें छोड़ो ये नहीं बोल सकते मैं, अगर तनख्वाह बढ़ भी रही है तो खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं। आपने कभी सुनो अपने माँ बाप से कि चलो ठीक है पैसे तो आ जाते हैं लेकिन खर्चे बहुत बढ़ गए, हर एक चीज महंगाई इतनी बढ़ गई तो लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए। आजकल खर्चे बढ़ने की वजह से क्या रहे, अब लोग कम बचत कर पा रहे, सेविंग्स कम हो गई लोगों की। अब पैसा कम है तो इन्वेस्ट कम कर पा रही हूँ, है ना, एक सीधी सी बात है। खर्च ज्यादा रही हूँ, बचा कम रही हूँ, अगर बच कम रहे तो इन्वेस्ट कम करूंगी, है ना, किसी बिजनेस में कम इन्वेस्ट कर पाऊंगी तो रॉ मटेरियल वगैरह कम खरीद पाऊंगी। बिजनेस में इन्वेस्ट कम करने का मतलब क्या, रॉ मटेरियल वगैरह कम खरीद पाऊंगी। इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या करूंगी, कम करूंगी। प्रोडक्शन कम होगी तो देश में क्या होगी, प्रोडक्शन कम करूंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो यही कारण है, लो सेविंग्स है, पैसा बच ही नहीं रहा, खर्च ज्यादा हो रहा है, बच नहीं रहा देश में। लो सेविंग्स होने की वजह से इन्वेस्ट कम कर पा रही हूँ, बिजनेस में कम लगा पा रही हूँ, रॉ मटेरियल कम खरीद पा रही हूँ, प्रोडक्शन कम कर पा रही हूँ, प्रोडक्शन कम कर पा रही हूँ, तो जिसकी वजह से देश में क्या आ रही है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि आज भी जो लेबर है वो कई बार शिफ्ट नहीं होना चाह रही। स्पेशली जो गांवों के लोग हैं वो शहरों की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि परिवार के साथ इतना इन्वॉल्व हो गए हैं ना, परिवार मतलब छोड़ नहीं पा रहे, तो इस वजह से शहरों की तरफ नहीं जा रहे इन सर्च ऑफ जॉब। इस चक्कर में गांवों में वेले बैठे हैं, बेरोजगार बैठे, लेकिन शहरों की तरफ नहीं जाना चाह रहे। क्यों? क्योंकि परिवार में उतना प्यार मिल रहा है उनको, वो परिवार नहीं छोड़ना चाह रहे और इस वजह से क्या रह जाता है, बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि वो शिफ्ट ही नहीं करना चाह रहे शहरों की तरफ। नेक्स्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसका कारण ये होता है कुछ तो खुद से नहीं करना चाहते, कुछ फैमिली का प्रेशर हो जाता है कि फैमिली वाले शिफ्ट नहीं करने देना चाहते, हम शिफ्ट कर पाए, समझ रहे हो। इस वजह से वो गांवों में पड़े रह जाते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कि आजकल मशीनों से यूज करके प्रोडक्शन हो रही है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्शन को करते वक्त, लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है प्रोडक्शन को करते वक्त, और इस वजह से क्या हो रहा है कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मशीनों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेबर का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वजह से देश में जो है बेरोजगारी की प्रॉब्लम यानी बेरोजगारी की समस्या जो है हमारे देश में बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब जो अगला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे बच्चे स्टार मार्क कर लीजिएगा प्लीज, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। क्या है क्वेश्चन? रोल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश की सरकार का क्या रोल है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। हमारे देश की सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से हमारे देश में जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है वो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। बेरोजगारी की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हमारे देश की सरकार ऐसा क्या क्या कर रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या कर रही है, सबसे पहले जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है हमारे देश की सरकार। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे कि डायरेक्ट लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में, इन सब में जो है ना, यही हम बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बहुत डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है, डायरेक्ट नौकरियां निकाल रही है, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह में लोगों को नौकरियां दे रही है। इसके थ्रू क्या कर रही है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रही है बाय द गवर्नमेंट, है ना। डायरेक्ट नौकरियां निकाल रही है, सरकारी डिपार्टमेंट में टीचर्स की वैकेंसी निकाल दी, या इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाल दी, रेलवे की वैकेंसी, रेलवे में यहाँ पे ये वाली वैकेंसियां निकाल दी। तो इस तरीके से वो वैकेंसियां वगैरह निकाल रही है, रिक्रूटमेंट कर रही है ताकि लोगों को काम मिले, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। दूसरा क्या काम कर रही है हमारे देश की सरकार, पहले तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, इसके अलावा वो क्या कर रही है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही है। इनडायरेक्ट कैसे कर रही है, देखो सीधी सी बात है, अब हमें पता है हमारे देश की गवर्नमेंट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह है ना। तो अब इनको सरकार को प्रोडक्शन करनी है ना, सरकार को प्रोडक्शन करनी है। अब सरकार को प्रोडक्शन करनी है तो सरकार को इसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन करनी है तो ऑब्वियसली बहुत सारी लेबर को अपॉइंट करेगी, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी बढ़ रही है, ठीक है जी।
प्रोडक्शन करनी है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। चलो जी, अब प्रोडक्शन करनी है तो रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल को सरकार पता है कहां से खरीदती है? एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस से खरीदती है ना, प्राइवेट बिजनेस से खरीदती है। ठीक है जी, अब ये रॉ मटेरियल कहां से खरीदी है? प्राइवेट बिजनेस से खरीदी है। अब ज्यादा यहां से रॉ मटेरियल मंगवा रही है तो ऑब्वियसली इनको अब ज्यादा रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करनी पड़ रही है। ठीक है, अब ज्यादा रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करनी है तो वो ज्यादा क्या कर रही है? लेबर को अपॉइंट कर रही है, यानी ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो सरकार है वो इनडायरेक्ट तरीके से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रही है, जानबूझ के इनसे खरीद रही है। ठीक है, अब इनसे खरीद रही है तो अब ये भी ज्यादा बनाएंगे, इसके लिए ज्यादा जो है इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगी। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्ट तरीके से जो है इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेगी। एक बार देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑल्सो बाय रॉ मटेरियल खरीदती है, किससे? फ्रॉम द प्राइवेट एंटरप्राइजेस से खरीदती है फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। जो सरकार है उनको प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो वो कहां से खरीदती है? किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस से खरीदती है। एज अ रिजल्ट होता क्या है? द नंबर ऑफ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी जो है बढ़ती है। तो बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। एक तो खुद की इंडस्ट्री है जहां पे वो प्रोडक्शन करें, वहां तो बढ़ेगी, प्लस इसके साथ क्या होगा? जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस है जहां से खरीद रही है, ठीक है, यहां से वो क्या कर रही है? खरीद रही है। ठीक है, तो यहां पे अब उनको ज्यादा रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा क्या करेंगे? लेबर को अपॉइंट करेंगे, है ना, सीधी सी बात है, ज्यादा लेबर को अपॉइंट करें तो एक तरह से यहां पे भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। दिस इंक्रीज इन इंप्लॉयमेंट, जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या है? हमारे देश की सरकार बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लेके आती है, जैसे कि MG नरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी बहुत सारी प्रोग्राम वगैरह लेके आती है ताकि लोगों को काम मिल सके, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सके। बहुत सारी इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह लेके आती है, MG नरेगा हो गया, बहुत सारी लेके आती है ताकि देश में क्या हो सके? लोगों को इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इसके अलावा और क्या लेके आई है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा ताकि लोगों को ज्यादा जो है हमारे देश में ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। तो ये सारे कदम उठाए गए सरकार के द्वारा ताकि देश में जो है देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े और देश में जो बेरोजगारी की समस्या उसको क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। और इसके अलावा मैं आपको एक टॉपिक करा देती हूँ, एक स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का टॉपिक करा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक तो पहला आपको पता होना चाहिए मेक इन इंडिया कब आया था? 25 सितंबर 2014। और स्टार्टअप इंडिया कब आया था? ये आप देख लीजिएगा प्लीज। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? मेक इन इंडिया का मतलब है कि अपने देश में प्रोडक्शन करो, बाहर की कंट्री से मत खरीदो, है ना। मेक इन इंडिया, देश में बनाओ, बाहर से ना खरीदो, अपने देश में प्रोडक्शन करो। अगर हम अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे देश में बहुत से लोगों को क्या मिलेगी? इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव था कि देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या करना? जनरेट करना। सो क्या ऑब्जेक्टिव था? देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। हमारे देश में इंडस्ट्रीज खोलो, हमारे देश में प्रोडक्शन करो, बाहर से ना खरीदो, अपने देश में बनाओ ताकि हमारे देश के लोगों को काम मिले। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। आजकल तो बहुत फैशन चल रहा है, आपने शार्क इंडिया देखा होगा, है ना, सॉरी शार्क टैंक देखा होगा आपने, है ना, शार्क टैंक आपने देखा होगा, तो उसमें है ना स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप्स बहुत खुलने लगे। तो आजकल लोग अपने अपने स्टार्टअप्स खुलने लगे कि अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, अपना एक नया बिजनेस खोल रहे हैं। अब देखो, खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं तो खुद तो एम्प्लॉयड हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड तो हुए, खुद का आप एक खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हो, खुद की कंपनी खड़ी कर रहे हो, तो खुद तो एम्प्लॉयड हुए हो। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए आप बहुत सारे लोगों को हायर करोगे, यानी बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में बढ़ेगी। तो स्टार्टअप इंडिया भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा। क्या ऑब्जेक्टिव था? कि एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, ऑब्वियसली खुद एम्प्लॉयड होगा, प्लस कितने लोगों को और भी काम मिलेगा, और इससे क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स का मतलब है कितने और अदर लोगों को भी यहाँ पे क्या मिलेगा? काम मिलेगा। सो यही है मेरे बच्चे, मेक इन इंडिया, खुद के देश में बनाओ, खुद के देश में इंडस्ट्रीज खोलो, बाहर से ना खरीदो ताकि हमारे देश में लोगों को काम मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। स्टार्टअप इंडिया, खुद के देश में नए नए स्टार्टअप्स लेके आओ, कंपनीज वगैरह खोलो, राइट। आजकल हमारे देश में जो स्टार्टअप्स थे वो आजकल बहुत बिलियनर कंपनीज बन गई हैं आज के टाइम में। स्टार्टअप्स भी अगर मैं बात करूं, आप एक सर्च करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो आज के टाइम में बिलियनर कंपनी बन गई है, वो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बताना। सो अब नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे तो खुद तो एम्प्लॉयड होगी और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो इससे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी थे, वो आपने थोड़े बताए नहीं है। सो अगर आप उसकी भी जानना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो में आपको करवाया है, ठीक है जी। आप सर्च करना, यही चैप्टर का नेम लिखना, बाय तान्या मुंजाल लिखना। आपको अगर वो वाले जाने ना, अगर अदर इनिशिएटिव्स कौन कौन से डिटेल्ड में जाना है,
ठीक है, तो आप वहां पे भी एक वीडियो बनाई गई, आप वहां पे भी देख सकते हो। अदरवाइज मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है। मेन जो चीजें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में मैंने आपको चैप्टर को कराया। ठीक है जी, सो बस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।